जय हिंद। कैसे हैं आप? आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्हों के कितने भेद होते हैं, कितने तरीके के विराम चिन्हों का हिंदी भाषा में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, इसे सीखेंगे, उन चिन्हों को समझेंगे। उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। और आपने देखा होगा कि बीटीसी की परीक्षा में भी, सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षा में बीटीसी के, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं और ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू किया जाए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज नहीं देखी है, वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करें आज की कक्षा। तो विराम चिन्ह क्या है? विराम का अर्थ होता है विश्राम अथवा रुकना, यानी रुकावट, ठहराव, है ना। तो विराम का अर्थ है ठहराव, यानी वो चिन्ह विराम चिन्ह कहलाएगा जो विश्राम को प्रदर्शित करता हो, रुकने को बताता हो या ठहराव की स्थिति को बता रहा हो। ऐसा चिन्ह क्या कहलाएगा? विराम चिन्ह कहलाएगा। आइए परिभाषा देख लेते हैं। भाषा को लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। भाषा को लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी भाषा के अंदर यूँ तो बहुत सारे विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, परंतु जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ लेंगे। हिंदी भाषा में अनेक प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, जिनमें से कुछ प्रमुख जो हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, उसे आप देख लीजिए, उसके चिन्ह को पहचान लीजिए। और इससे संबंधित प्रश्नों में पूछा जाता है कि किसका चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, तो आपको पता हो जाएगा। और इसके बारे में फिर थोड़ा डिटेल आगे भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला देख लीजिए, पूर्ण विराम। इससे आप परिचित हैं, है ना। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ये अल्प विराम का चिन्ह है, जिसको आप कॉमा कहते हैं अंग्रेजी में। अर्ध विराम का चिन्ह है ना। उपविराम है। और ये प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। इससे तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, विस्मयादि सूचक जो चिन्ह होते हैं उन्हें भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। ये विस्मयादि सूचक हैं। आश्चर्य और शोक, प्रसन्नता, इस तरीके के भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, आप जानते ही हैं। उद्धरण चिन्ह, यहाँ देख रहे होंगे दो प्रकार के चिन्ह है ना, जिसको आप अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा कहते हैं। तो एक ये है और दूसरा ये वाला है ना। तो ये दोनों उद्धरण चिन्ह कहे जाते हैं। आगे देख लीजिए, योजक चिन्ह। ये क्या है? योजक चिन्ह है। और उसी तरीके का एक निर्देशक चिन्ह भी है, यह योजक से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक ना। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। ये जो शून्य की तरह बना हुआ है, ये लाघव चिन्ह कहा जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, हंस पद क्या है? क्या पूछते हैं? हंस पद क्या है? हंस पद को त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। ये बना हुआ है, आप देख रहे होंगे, है ना। तो ये हंस पद, लाघव, योजक, ये बीटीसी वगैरह की परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हिंदी भाषा में इनमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इसको देख लें, ताकि प्रत्येक परीक्षा के लिए आपकी तैयारी पूरी रहे, है ना। तो जो महत्वपूर्ण है वो यही है। आगे चलें, पहला देख लेते हैं पूर्ण विराम चिन्ह का क्या उपयोग है, कहाँ वो प्रयोग होता है, क्या होता है ना। पूर्ण विराम चिन्ह आप देख रहे होंगे, उसका चिन्ह कैसा है आप जानते भी हैं, है ना। जिसको आप फुल स्टॉप भी कहते थे अंग्रेजी में, तो वो बिंदी लगती होती है। और हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो बिंदी नहीं लग के ये पाई की तरह लग जाता है ना। तो बातचीत के दौरान अथवा लिखते समय जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम रुक जाते हैं, है ना। तो अगर लिखेंगे, भाई बातचीत कर रहे हैं उस समय तो हम पूर्ण विराम बोलेंगे नहीं, लेकिन यदि हम लिख रहे होंगे और हमारा वाक्य पूरा हो चुका होगा तो हम रुकेंगे, तो वहाँ क्या लगाएंगे? विराम चिन्ह लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे? विराम चिन्ह लगाएंगे। जैसे आप देख लीजिए, बारिश बहुत तेज हो रही है, हमारा वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ क्या लग गया? ये विराम चिन्ह लग गया। कल विद्यालय बंद रहेगा, बात पूरी हो गई, तो ये क्या लग गया? विराम चिन्ह लग गया, है ना। आप देखेंगे तो दोहा, सोरठा, चौपाई आदि छंद में भी, है ना, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है ना। जैसे आपने कोई एक दोहा ले लीजिए, आप देख लीजिए, बंदौ गुरुपद पदुम परागा,
है ना। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, उसके बाद क्या लगाते हैं, एक पूर्ण विराम लगा देते हैं। फिर दूसरी लाइन पढ़ते हैं, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, फिर कितनी लगती है, 2 लगाते हैं, है ना। तो दोहा के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले चरण के अंत में एक पूर्ण विराम लगता है और दूसरे चरण के अंत में 2 पूर्ण विराम लग जाता है ना। चौपाई में अगर देख लिया जाए जैसे अर्धाली के बाद, तो उसमें क्या होता है, शिवहि शुभगण करहि सिंगारा, एक पाई हो जाती है ना, एक पूर्ण विराम। शिवहि शुभगण करहि सिंगारा, एक पाई हो गई। और फिर जटा मुकुट अहिमौर संवारा, 2 हो गई, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है छंद के अंदर भी। और बहुत सारे ऐसी पत्र पत्रिकाएं अब चल रही हैं जिसमें हिंदी पत्र पत्रिकाओं की हम बात कर रहे हैं, जिसमें वो पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करके केवल फुल स्टॉप यानी बिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो वास्तव में ये हमारी लिपि, हमारी भाषाओं की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। यह क्या है, ये अंग्रेजी का है फुल स्टॉप। अपने यहाँ अगर हिंदी भाषा की हम बात करें, उसके गौरव की बात करें, उसकी प्रकृति की बात करें, अपनी लिपि की बात करें, देवनागरी के अंदर बात करें, तो फुल स्टॉप का जो चिन्ह है वो यही होता है, यही प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलें, अगला देख लेते हैं। अल्प विराम चिन्ह क्या है, अल्प विराम चिन्ह, अल्प का मतलब कम या थोड़ा, है ना। अल्प विराम का मतलब क्या, थोड़ा। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं तब वहां क्या लगता है, अल्प विराम चिन्ह लगता है। क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह लगता है। यानी जब वाक्य के मध्य में अर्ध विराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुका जाता है तथा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कब कब होता है यह देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कई नाम हैं, है ना, कई नाम दिए हुए हैं, एक साथ हैं, संभाव के हैं, तो उनके बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, जब वाक्य में एक ही तरह के कई शब्द आ जाते हैं तब उनको अलग अलग स्पष्ट करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, ऋषि, केशव, श्रुति, सृष्टि, मेरे प्रिय मित्र हैं, ये सब नाम है और सब क्या है, वो प्रिय मित्र हैं, है ना। तो इनको अलग अलग स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में किसका प्रयोग किया गया, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक ना। दूसरा कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जहां 2 या 2 से अधिक वाक्यांश जोड़ने हो वहां भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ 2 वाक्यांश है, 3 वाक्यांश है, दिखा दूंगा, है ना। पहला वाक्यांश क्या है, दिखा दूंगा। दूसरा कहता है पहले जरा चिथड़े ले आ। फिर तीसरा कहता है नीचे बिछा दूं। ठीक ना। तो इनको जब जोड़ा गया है तो बीच में किसका प्रयोग किया गया, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क्या कहा गया, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, है ना। और कई बार आप देखते होंगे कि जब हमें किसी को संबोधित करना होता है, हाँ नहीं में उत्तर देने के लिए भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए, मास्टर जी ने कहा हाँ बोलो बेटा, है ना। तो जब कहते हैं मास्टर जी ने कहा तो एक छोटा सा कामा लगाते हैं और फिर इन्वर्टेड कामा लिखते हैं हाँ, है ना। ये लिखेंगे हाँ, फिर कामा लग जाएगा, है ना। कामा का मतलब अल्प विराम चिन्ह लग जाएगा ये। ठीक है, बोलो बेटा। या अगर मान लीजिए किसी चीज के लिए उनको मना करना है, ठीक ना, तो क्या कहेंगे वो, नहीं, है ना, नहीं, फिर कामा या अल्प विराम चिन्ह जिसको आप कह लेंगे, नहीं मैं अपनी पुस्तक नहीं दिखा सकता। इसके आगे पूरा वाक्य हो जाएगा, जहां सकता हो जाएगा वहां पूर्ण विराम लग जाएगा, है ना। तो नहीं के बाद ये क्या लग गया, इनका अल्प विराम चिन्ह लग गया, है ना। तो यह भी अल्प विराम चिन्हों के प्रयोग के लिए होता है। जब आप उपाधियां लिखते हैं अपना BA MA PhD जो भी, तो अलग अलग उपाधियों के बीच में भी उसको लगाते हैं, है ना। अलग अलग उपाधियों के बीच में भी आप उसका प्रयोग करते हैं। तो आइए अब आगे चलें, अगले चिन्ह को समझ लेते हैं। अगला चिन्ह है अर्ध विराम चिन्ह। क्या है, अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, यानी यह पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का चिन्ह होता है। जब हमें अपने बातचीत के दौरान पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा रुकना होता है तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
है ना, जैसे ये। अब इसमें आप देखेंगे ऊपर एक बिंदी लगी हुई है और नीचे जो अल्प विराम चिन्ह है वो लगा हुआ है, तो इसको बोला अर्ध विराम चिन्ह। अब ये समझ लीजिए कि इसका प्रयोग कहां पर होता है। ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कहां होता है यह जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि संयुक्त वाक्य है ना, संयुक्त वाक्य का जो समानाधिकृत उपवाक्य है उसके बीच बीच में हम लगा देंगे। जैसे छोटे छोटे वाक्य हैं, उपवाक्य हैं, हमें उनमें लगाना है तो हम लिख देते हैं कि सुनामी के दौरान भयंकर तबाही मची, मकान के मकान ढह गए, सारे रास्तों में लाशें बिखर गई। ये सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ये सब वाक्यांश क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो उसके बीच में हमें रुक रुक के बता रहे हैं, इसको कहते हैं समान अधिकृत उपवाक्य, समानाधिकृत उपवाक्य, है ना। तो इसको संयुक्त वाक्य बनाते समय हम क्या करते हैं, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सुनामी के दौरान भयंकर तबाही मची, अर्धविराम चिन्ह लगा दिया। मकान के मकान ढह गए, अर्धविराम चिन्ह लगा दिया। सारे रास्तों में लाशें बिखर गई, है ना। दूसरा आप देख लीजिए, मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, तभी कक्षा में मैं अध्यापक की डांट से बच पाऊंगा। तो ये दो अलग अलग उपवाक्य हैं, आप देख रहे होंगे। मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है और दूसरा क्या है, तभी मैं नहीं रहेगा, तभी मैं अध्यापिका की डांट से बच पाऊंगा। लेकिन दोनों का संबंध है, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो इसको जब जोड़ना हुआ, संयुक्त वाक्य बनाना है, तो क्या करेंगे, बीच में ये अर्ध विराम का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे चलें, नेक्स्ट देख लेते हैं, उपविराम चिन्ह। नेक्स्ट क्या है, उपविराम। उपविराम चिन्ह को अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपूर्ण विराम भी कहा जाता है ना। इसका चिन्ह देख लीजिए, ये लगा हुआ है जिसको अंग्रेजी में आप कॉलन कहते हैं, है ना। दो बिंदी ऐसे लगती है ऊपर नीचे करके, ये उपविराम चिन्ह होता है। ठीक है, इसका प्रयोग निर्देश देने, संवाद लेखन तथा शीर्षक आदि में किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक शीर्षक का उदाहरण ले लीजिए, मां ममता की प्रतिमूर्ति, यह शीर्षक है, यहां से यहां तक किसी चीज का शीर्षक है, मां ममता की प्रतिमूर्ति। तो इनके बीच में किसका प्रयोग लग गया, उपविराम चिन्ह का लग गया। कोई संवाद होगा तो उसमें भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आप देख लीजिए, संवाद है, संजय चलिए मैं आपको चाय पिलाऊं, है ना। ये संवाद है, यानी संजय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चलिए मैं आपको चाय पिलाऊं। तो संजय कह रहे हैं, इनके बाद वो लग गया चिन्ह उपविराम का। और फिर दूसरे वाक्य में आप देख लीजिए, फिर मनोज ने जो जवाब दिया, मनोज भाई मेरी इच्छा नहीं है, तो मनोज ने जो कहा उसके बीच में भी क्या लग गया, उपविराम चिन्ह लग गया। तो उपविराम का इस तरह से प्रयोग होता है, निर्देश देने के लिए होता है, संवाद लेखन के लिए होता है, और शीर्षक आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप जानते रहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी इसके बारे में, प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। जहां कोई प्रश्न पूछा जाए वहां प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। तो कैसे कैसे किया जाता है वह देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब वक्ता वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों जैसे कब, कहां, कैसे, क्यों, कब आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है, तब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है ना। तो चूंकि प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है, तो ये क्या लग गया, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया। दूसरा है तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं, कहाँ है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पे चिन्ह लग गया, है ना। दूसरा ये देख लीजिए कि अगर संरचना की दृष्टि से जो सामान्य विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य होते हैं, जब उनको प्रश्न, संदेह या अनिश्चय के भाव के साथ अनुतान परिवर्तन करके जहां बोला जाए वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। जैसे कोई कह दे वह जाएगा दिल्ली, वो क्या कह रहा है, वह, पूछते हैं ना हम लोग कई बार, वह जाएगा दिल्ली, एक तो सामान्य वाक्य है वह जाएगा दिल्ली। दूसरा ये नहीं लोग पूछते हैं वह जाएगा दिल्ली, ये प्रश्न की तरह पूछा जा रहा है, हालांकि इसमें उस तरीके के शब्दों का, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं है, तो भी यहां पर प्रश्न सूचक लगेगा। जैसे कोई कहता है ना मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना, तो जब वो कहता है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है क्या मैं झूठ बोल रहा हूं,
तो क्या वहां साइलेंट है ना? तो वहां पर भी मैं झूठ बोल रहा हूं के बाद भी प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। और कई बार ऐसा होता है जब व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए हम सामान्य कथन के बाद भी कोष्ठक के अंत में जैसे ये लगा देते हैं, उनके जैसा धर्मात्मा पैदा ही नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ व्यंग लगाते हैं तो भी प्रश्नवाचक का प्रयोग कर देते हैं, है ना? तो कई बार ऐसा देखा जाता है, कई बार हम डांटने के लिए, जैसे कुछ वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द डांटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वहां पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, है ना? वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं क्या बक रहे हो, चले जाओ यहां से, तो ये क्या है? क्या बक रहे हो, तो क्या लगा है तो क्या प्रश्न सूचक लग जाएगा? नहीं, क्योंकि वाक्य भी पूरा नहीं है। क्या बक रहे हो, फिर चले जाओ यहां से। अब जहां पे यहां से पूरा हो रहा है वहां पूर्ण विराम लगेगा, न कि प्रश्नवाचक लगेगा। तो ये थोड़ा अंतर है जो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं विस्मयादि सूचक। विस्मयादि सूचक, इसको आप जानते हैं, इस चिन्ह को भी आप पहचानते हैं, है ना? संबोधन में इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं आप। तो इसको देख लीजिए, विस्मयादि सूचक जो चिन्ह होते हैं वो हमारे भावों को प्रकट करते हैं, है ना? चाहे वो हर्ष का भाव हो, शोक का हो, घृणा का हो, प्रेम का हो, आश्चर्य का हो, भय का हो, है ना? आदि कोई भी भाव हो, उसको प्रकट करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये शाबाश क्या है? हम प्रशंसा कर रहे हैं ना, तो यहां पर हम उस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। यानी ऐसे जो भाव प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उन शब्दों के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। वाह क्या पार्टी थी, मजा आ गया। वाह, वाह है ना, उत्साह है ना, तो ये क्या हो गया? यहां वो चिन्ह लग गया, विस्मयादि सूचक चिन्ह लग गया। आश्चर्य का, अगर आश्चर्य का भाव है तो भी, है ना, तुम जाओगे दिल्ली, आश्चर्य, तुम जाओगे दिल्ली, तो वहां पर भी लग जाएगा। अरे वह चली गई, तो जब आप लिखेंगे अरे, है ना, अरे वह चली गई, तो अरे के बाद भी आप लगाएंगे, है ना? विस्मय वाचक या विस्मयादि सूचक जो चिन्ह है ना? प्रसन्नता है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह के बाद भी आप लगाएंगे, है ना? संबोधन में भी इसका प्रयोग होता है, आप जानते ही हैं। जैसे सुनो, मैं आपके लिए एक समाचार लाया हूं, है ना? या भाइयों और बहनों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो यहां जो भाइयों और बहनों के बाद संबोधन है, तो वहां पर भी इसका प्रयोग कर लेंगे, है ना? कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में मनोवेग अगर प्रदर्शित करना है, मनोवेग प्रदर्शित करना है, तो भी कहते हैं सुन क्यों नहीं रहे हो, बहरे हो क्या? तो जब ये कहते हैं बहरे हो क्या, तो क्या प्रश्नवाचक लगेगा? नहीं, ये लगेगा, है ना? वहां क्या लगेगा? जब मनोवेग प्रदर्शित करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में, तब वहां पर भी हम विस्मयादि सूचक चिन्हों का ही प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो थोड़ा सा अलग है, प्रत्येक जगह आपको शायद प्राप्त न हो पाए, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक बार नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख लीजिए, है ना? लेकिन जो भी आप देखें, आप उसको बढ़िया से तैयारी कर लें, ताकि इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे मिस ना हो, ठीक है? तो अब चलते हैं उद्धरण चिन्ह, या इसको आप कहते हैं अवतरण चिन्ह। क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह भी इसको कहा जाता है ना? उद्धरण का अर्थ होता है उदाहरण। जब अपने लेख अथवा वाक्यों में किसी महान अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई कथन ज्यों का त्यों दिया जाता है, या किसी पुस्तक, व्यक्ति का उपनाम, शीर्षक आदि दिए जाते हैं, तब वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? जैसे किसी के द्वारा कहे गए कथन आपको हुबहू लिखना है, वही चीज लिखना है, तो आप इसका प्रयोग करेंगे। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। आपने देखा ही है, ऊपर आप देख लीजिए, इकहरा उद्धरण चिन्ह क्या होता है, वहां सिंगल सिंगल ऊपर लगा हुआ है ना, और नीचे आप देख रहे हो तो यहाँ दो दो लगा हुआ है। तो अब इसको जान लेते हैं कि इकहरा कहाँ लगता है और दोहरा कहाँ लगता है, ठीक है? तो इस बात को आप जान लें। इस चिन्ह का प्रयोग, इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक के नाम, शीर्षक अथवा व्यक्ति के उपनाम, पदवी आदि के साथ किया जाता है ना? जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह एक उपनाम है ना निराला, तो उसके लिए इकहरे का प्रयोग हुआ, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप किसी पुस्तक का नाम लिख रहे हैं, रामचरितमानस, गोदान, इस तरीके से करबला, निर्मला, कामायनी,
तो जो पुस्तक होगी उसके अगल बगल जो हम लगाते हैं उद्धरण चिन्ह, वह क्या होता है, इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है। लेकिन दोहरा उद्धरण चिन्ह आप कब यूज करते हैं, कब प्रयोग करते हैं, जैसे किसी महापुरुष की वाणी को उद्धृत करना है, कोई महत्वपूर्ण कथन है उसको हुबहू कहना है, तो इन चिन्हों का प्रयोग हम उसी के संदर्भ में करते हैं। किसी संवाद को स्पष्ट करना है तो उसको भी वैसे ही लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उन्होंने जो कहा, हम ये नहीं कह रहे सुभाष चंद्र जी ने कहा था कि तुम वो लोग मुझे खून दे मैं उन्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा नहीं है ना, हम हूबहू वही चीज़ कह रहे हैं, उन्हीं का कोटेशन लिख रहे हैं। तो जब उन्हीं की सटीक शब्दावली का प्रयोग हमें करना है तो हमें क्या करना होगा, दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करना होगा, है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी अगर हम कहावत का प्रयोग कर रहे हैं तो भी हम दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया होगा। आगे चलें। योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग तो एक जैसे शब्दों या विपरीतार्थक शब्दों तथा आपस में तुलना आदि के लिए किया जाता है ना। किसका प्रयोग, योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, आप जानते भी होंगे। जैसे मान लीजिए कि तत्पुरुष तथा द्वंद्व समास में भी आपने देखा होगा कि दोनों पदों के मध्य इसका प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, तत्पुरुष समास अगर आपने पढ़ा होगा तो आप देखते हैं उसमें लिखते हैं ना माता पिता, तो उसके बीच में जो छोटा सा चिन्ह लगता है आखिर वह क्या है, योजक चिन्ह ही तो है ना। भाई बहन, स्त्री पुरुष, खरा खोटा, गीत संगीत, तो इसमें भी हम योजक, इसको विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है, ये दोनों का काम भी करता है ना। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे शब्दों के जो द्वित्व रूप होते हैं, जब हम ये कहते हैं कभी कभी, है ना, क्या कहेंगे कभी कभी, तो कभी कभी के बीच में भी जब हम दो बार बोल रहे हैं तो कभी कभी के बीच में भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं योजक चिन्ह का, कि ऐसा नहीं करते इसको नहीं लिखेंगे, लिखते हैं, है ना। धीरे धीरे, हंसते हंसते, चलते चलते, सोते सोते, तो ऐसे जब लिखते हैं तो इसके बीच में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। या आप तुलना कर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं तुम सा या लक्ष्मण सा भाई, तो जब लक्ष्मण सा बोलते हैं तो लक्ष्मण और सा के बीच में भी इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तुम सा कोई नहीं है, तुम सा कोई नहीं, यानी तुम्हारी तरह कोई नहीं है, तो तुम और सा के बीच में भी इसका हम प्रयोग कर लेंगे, है ना। और कुछ विभिन्न शब्द युग्म होते हैं जिनके साथ भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा भीड़ भाड़, क्या कहते हैं, भीड़ और भाड़, है ना, तो क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं भीड़ भाड़, नहीं, उनके बीच में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। डर वर, तो जब आप लिखते हैं डर वर, तो डर और वर इन दोनों के बीच में भी आप उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं जो इसमें वाक्य लिखा हुआ है। इसमें आप देखिए, जैसे आप विपरीतार्थक शब्दों की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है। आजकल यानी आज भी लिखा हुआ है और कल भी लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच भी योजक चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, धीरे धीरे, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कभी कभी, धीरे धीरे, हंसते हंसते, चलते चलते, सोते सोते, है ना, तो उसमें भी क्या लग रहा है, ये चिन्ह प्रयोग हो रहा है। तो ये योजक चिन्ह होता है, इसे आप जानते रहिए। अपने प्रयोग के अनुसार इसे हम योजक चिन्ह भी कह सकते हैं और इसे विभाजक चिन्ह भी कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं निर्देशक चिन्ह क्या है। निर्देशक चिन्ह क्या है, यह देखेंगे तो योजक चिन्ह की तरह ही होता है पर उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी वाक्यांश या पद की व्याख्या या उसको स्पष्ट करना है तो भी हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कहेंगे ना कि तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है, फिर डैश दे दिया आपने, लिख दिया परिश्रम, लगन, निष्ठा और कार्यकुशलता से। ठीक है, तो जो डैश आप देते हैं वो क्या है, निर्देशक चिन्ह है ना। किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को अगर आपको उद्धृत करना है तो आप क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, है ना, लिखा है ना, तो ये इसका क्या है, कथन है, उसको उद्धृत आप कर रहे हैं तो उसके बीच में आपने क्या लगा दिया, निर्देशक चिन्ह लगा दिया। ये इस बात को ध्यान में रखिए, ये योजक चिन्ह नहीं है, निर्देशक चिन्ह है ना। दूसरी चीज ये है, जैसे मान लीजिए संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद कीजिए, आप निर्देश दे रहे हैं तो वहां पर भी आपने निर्देशक चिन्ह लगा दिया। संधि विच्छेद कीजिए किसका, विद्यालय का, महाकाल का, ये निर्देश हो गया, है ना।
उसके अलावा अगर आप देखें तो संवादों में भी, है ना, नाम के बाद भी आप लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर अभी लगाया हुआ है ना हमने। अगर मान लीजिए ये संवाद हो, केशव तो स्टूल थामे नहीं खड़ी, तो ये क्या है, एक ये इस केशव का संवाद है ये वाला, तो वहाँ पर भी उसके नाम और उसके वार्तालाप के बीच में लग गया, है ना। कई बार हम लोग कहते हैं कि जैसे निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, तो ये जो निम्नलिखित कथन वाले शब्द और वाक्य होते हैं उनके सामने भी हम लोग क्या करते हैं, निर्देशक चिन्ह लगा देते हैं। निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए, फिर उसके आगे ये चिन्ह लग जाता है। निम्नलिखित गद्यांश का अर्थ बताइए, फिर हम लोग निर्देशक चिन्ह लगा देते हैं। तो अब ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी अवतरण या अंश को लिखकर उसके लेखक का नाम लिखना होता है तो भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कह दिया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कह दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। ये एक कोटेशन है, आपने इसमें लिख दिया स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिख दिया। फिर आप क्या करते हैं, जब बताना होता है किसने कहा है, तो आप एक निर्देशक चिन्ह लगाते हैं और यहीं पे लिख देते हैं बाल गंगाधर तिलक। क्या लिख देते हैं, बाल गंगाधर तिलक। तो यह जो चिन्ह लगा, जो ये बता रहा है कि यह कोटेशन किसका है, यह निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला जो है वह है लाघव चिन्ह। क्या है, लाघव चिन्ह। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसे भी जानना चाहिए लाघव चिन्ह के बारे में। जहां पर शब्दों को पूरा न लिखकर छोटा करके लिखा जाता है वहां लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइन ऑफ एब्रिविएशन कहते हैं, है ना। आपने इसका कई बार प्रयोग देखा होगा। जैसे आप बोर्ड देख रहे होंगे, कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है दुकान के ऊपर, तो उसमें नीचे लिखा रहता है प्रोप्राइटर के लिए, है ना, जिसकी दुकान होती है या किसी का नाम लिखा है नीचे, ऐसे प्रो लिख के, सबसे नीचे प्रो लिख के ऐसे छोड़ देते हैं। अब ये समझ में नहीं आता प्रोफेसर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ना, तो इसके आगे एक शून्य बना देते हैं। ये शून्य क्या है, वही लाघव चिन्ह है, वो शॉर्ट फॉर्म है ना। जैसे आपकी किताब में लिखा होता है कृपया पृष्ठ उल्टें, आप ऊपर से पढ़ते चले, अगर उसका कोई कुछ भाग रह गया, पन्ना पलटना है, तो लिखते हैं कृपया पन्ना पलटें, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए क्री प्री उ, यानी इसका क्री ले लिया फिर शून्य लगाया तो कृपया हो गया, प्री ले लिया शून्य लगाया पृष्ठ हो गया, उ लिया शून्य लगा दिया लाघव चिन्ह लगा दिया, शून्य नहीं है वास्तव में वो लाघव चिन्ह है, तो वो लगा दिया, तो ये शॉर्ट फॉर्म में तैयार हो गया। अब ये लिखा हुआ है, जैसे आपको डॉक्टर लिखना है तो आप पूरा डॉक्टर नहीं लिख के इस तरह से आप क्या करते हैं, डॉ लिख के पहला अक्षर लिखकर उसके आगे लाघव चिन्ह लगा देंगे तो हो गया डॉक्टर, है ना। प्रोफेसर लिखना है, आप प्रो बना के अगर लिख देते हैं, उसके आगे नाम लिखना है, हो गया प्रोफेसर। बात समझ में आ रही कि नहीं है। तो ये लाघव चिन्ह का प्रयोग इस तरीके से जब हम छोटा करके किसी चीज को लिखना चाहते हैं, इसको संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। यानी ये किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं लाघव चिन्ह को, ठीक है। अब आगे चले। हंसपद, हंसपद पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। हंसपद किसे कहते हैं, है ना, तो इसे त्रुटिपूरक भी कहा जाता है। हंसपद को क्या कहा जाता है, त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहा जाता है। लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो हम इस चिन्ह को लगाकर शब्द को ऊपर लिख देते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप लिख रहे हैं और आपको ऐसा अनुभव हुआ कि हमसे कोई शब्द इस वाक्य के बीच में छूट गया था, लेकिन अब क्या करें, पूरा या तो मिटाएं या पूरा काटें या फिर से लिखें, तो उसकी जगह पे आप क्या करते हैं, वहां पर हंसपद लगाते हैं जिस जगह उसको होना चाहिए, उस शब्द को, वाक्य को या वाक्यांश को, तो आप वहां पे हंसपद लगा के ऊपर उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ एक उदाहरण है, हमने पहले ही बता दिया था, हमने पहले ही बता दिया था। यह एक वाक्य हमने लिख दिया, फिर हमें याद आया कि अरे इसमें तो आपसे शब्द लिखना था, ये लिखना था हमने आपसे पहले ही बता दिया था, तो ये तो आपसे छूट गया, क्या हो गया, ये छूट गया। अब इसको क्या करें, या तो पूरा मिटाए फिर से लिखें, या फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने और पहले के बीच में इसको लिखना था, तो इसके बीच में हमने लगाया एक हंस पद। क्या लगाया, ये हंस पद लगाया, है ना, हंस पद लगा दिया इन दोनों के बीच में, चूंकि यही लगना है, क्या लगना है, आपसे, हंस पद लगा के उसके ठीक ऊपर हमने लिख दिया आपसे। अब ये पूरा बन गया, हमने आपसे पहले ही बता दिया था, है ना। तो ये पूरा हो जाता है। ये इसीलिए प्रयोग होता है कि जब हमसे कोई त्रुटि हो जाए, इसके लिए एक और चिन्ह का प्रयोग होता है हंस पद के लिए। आप देखते होंगे
साइंस के अंदर जिसको आप लैम्डा कहते हैं उससे मिलता जुलता ये चिन्ह है। इस तरीके का चिन्ह भी हम प्रयोग करते हैं, है ना, हंस पद के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए विराम चिन्हों के प्रयोग के संदर्भ में। कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें पता तो होती हैं पर हम उसके लिए सही शब्दों का चुनाव नहीं कर पाते हैं, या कई बार हमें लगता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस चिन्ह को क्या कहेंगे। तो इस वीडियो को देखकर मुझे लगता है कि बहुत सारी आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी और विभिन्न परीक्षाओं के लिए आप तैयार हो चुके होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और अपने बहुमूल्य सुझाव इस वीडियो के संदर्भ में भी हम तक पहुंचाने की कृपा करें। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपकी हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।